तूने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लिया है क्या? हाँ भी ना, अभी पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। एक्चुअली हमने पूरी सारी इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया है। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। हाँ, और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऊपर से इस बार तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पता नहीं कैसे करें उनको। एक काम करते हैं, मैम का इंतजार करते हैं, मैम ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। मैम आ रही हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय बच्चा लोग, कैसे हो? अरे मैम इतनी डल मॉर्निंग, कहाँ गई तुम्हारी स्पार्क और कहाँ गई तुम्हारी वाइब्रेंस आज भाई? कोमल मैम की क्लास में तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया जो आज दिखा रहे हो। क्या हुआ? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू गेटिंग सो अपसेट? मैम हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, हम क्या करें? तुम सबके? यस मैम। अच्छा तो कोई नहीं, आज इन डाउट सेशन ही रख लेते हैं। आज एक ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देते हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर परफेक्ट होगा और आप 98 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। चलो एक एक करके तुम सबके डाउट्स क्लियर करती हूँ। पेपर टेस्ट लेने आई थी मैंने सोचा था आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन कराऊंगी, मगर ये बाद में, पहले डाउट सेशन। लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी शेयर ऑल माई आइडियाज सो दैट योर डाउट वैनिश अवे। चलो। मैम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे एक्सप्रेस करें? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सैम्पल पेपर्स में मिलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और आपको लग रहा है डिफिकल्ट क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको लगने लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। एक क्वेश्चन देकर तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। मैंने टेस्ट में भी बनाया था। चलो ये देखो क्वेश्चन सुनना। ये क्वेश्चन मैंने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से निकाला है। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड याद है ना चैप्टर? Yes, ये स्टोरी किसके बारे में है? दो लड़कियों के बारे में। कौन है वो दो बच्चियां? जिटकालासा और बामा, ठीक है ना? अब उसके बारे में क्वेश्चन सुनना। इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड बट द सीड ऑफ रिबेलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट बड़ी है तो देखने वाला बच्चा जो एक बार को घबरा जाएगा, बट घबराने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिर्फ सिंपल सी ट्रिक अपनाओ। जो स्टेटमेंट पहले दी है क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को सॉल्व पहले लिख लो कि इट इज इंडीड ट्रू, इट इज फॉर श्योर ट्रू दैट द सीड ऑफ रिबेलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ बट देन they take the action only when they grow up. And the chapter Memories of Childhood is a clear example for the same. Zitkala-Sa and Bama were the two young girls who faced oppression, who faced injustice because of social discrimination. आपको याद है ना, बामा और जिटकालासा, एक बच्ची के जबरदस्ती बाल कटवा दिए गए थे और एक बच्ची को पता चला था कि वो नीची जात की है। मतलब एक छोटी उम्र में उसको पता चला, तो वो उन्हें क्या पता चला, वो इस स्टेटमेंट से बस हमें कहानी के रूप में ढालना है। मतलब यस ये सच है, फिर उस स्टोरी में कि हाँ उस बच्ची ने ऐसा देखा, उसके साथ ये हुआ, तो उन्होंने बड़े होकर कलम की ताकत का इस्तेमाल किया। बिकॉज पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, सो दे रोट articles, they wrote autobiography and they raised their voice against this social discrimination or social injustice prevailing in society. हो गया आंसर। करना क्या है? बस आपको उस स्टेटमेंट की लाइन को शुरू करना है और उस स्टेटमेंट से फिर आपको कहानी को जोड़ देना है। यस मैम, ये सच में इंटरेस्टिंग था, हमें पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लग रहा था। आ गया ना समझ? Yes, ma'am. एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब थोड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए फेस पर। गुड। अब बताओ भाई दूसरा डाउट क्या है? मैम जस्टिफाई द क्वेश्चन वाला सवाल कैसे करेंगे? जस्टिफाई दी क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल। जस्टिफाई द टाइटल वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब जस्टिफाई द टाइटल, अब हर चैप्टर के मैंने आपको समरीज कराई है, चैप्टर्स कराए हैं, मगर आई हैव मेड श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द थीम, द मैसेज इन द टाइटल। अगर नहीं है तो सारी वीडियोस एक बार देख लो, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैप्टर की टाइटल, उसकी थीम और उसके मैसेज आनी चाहिए। अब मैं इसकी स्टार्टिंग समझा देती हूँ। चलो है तो बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है। गोइंग प्लेसेस देते हैं, तो जैसे चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, तो कैसे स्टार्ट करोगे ऐसे आंसर्स को लिखने के लिए? द टाइटल गोइंग प्लेसेस इज अप्रोप्रिएट, द टाइटल गोइंग प्लेसेस इज एप्ट, फिटिंग, सूटेबल, कोई भी ऐसा वर्ड उठा लो। मतलब मैंने आपको 4 वर्ड दे दिए, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, फिटिंग है और जस्टिफाइड है।
इन चारों में से कोई भी एक वर्ड ले लो और उसको लिख लो। द टाइटल गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन इज अ सूटेबल टाइटल गिवन टू द स्टोरी। अब इसके आगे की भी लाइन समझा देती हूँ। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लिख लो, या द स्टोरी सेंटर्स अराउंड लिख लो, या द स्टोरी टॉक्स अबाउट लिख लो, या द स्टोरी रिलेट्स टू। दे दिए 4-5 और लाइन है, इसमें से एक को जोड़ लो। द स्टोरी रिलेट्स या टॉक्स अबाउट अ गर्ल नेम्ड, गोइंग प्लेसेस में कौन थी बच्ची? 2 दोस्त थी, सोफी और जेंसी। तो टॉक्स अबाउट एडोलेसेंट गर्ल सोफी एंड हर ड्रीम्स which were away from the realistic life. और फिर बताओ, because just like the person goes to different places in dreams, likewise this girl went to different places in her real life. She kept on thinking about so many things. वो चीजें सोचती रही जो वो चीजें सोचती रही जो एक्चुअली उससे दूर है, मतलब उसके पहुंच के बाहर है। तो इस तरह आप उस कहानी को अंत में टाइटल को जस्टिफाई कर दो। तो अंत में लिख दो, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द टाइटल सूट्स इट, या द टाइटल ऑफ द स्टोरी सूट्स द कंटेंट। इज दैट वेरी क्लियर? आया समझ? Yes, ma'am. आप कोई डाउट? सॉरी बेटा। यस मैम। मैम अनसीन पैसेज में जो वर्ड्स आते हैं उसको कैसे करते हैं? अच्छा, अनसीन पैसेज में जो वर्ड्स आते हैं मतलब? मैम जैसे हम स्टक हो जाते हैं किसी वर्ड में, समझ नहीं आते मैम को वर्ड। अच्छा, ओके। सब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे बच्चे हर साल रिपोर्ट करते हैं कि मैम अनसीन पैसेज में ना कुछ ऐसी लाइन से नहीं समझ में आई। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं, उसमें बच्चों को लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं समझ में आए, और इस साल तो आपके पास एनोलॉजीज भी आ रहे हैं, तो उनमें कैसे किए जाएं। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। पहले जो ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होंगे, तो पहले 2 ऑप्शंस जो बिल्कुल नहीं रिलेट करते उन्हें हटा दो। फिर जो बिल्कुल पास वाले ऑप्शंस हैं अब उन पे वर्क करना है, और उन पे वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, आप उस पर्टिकुलर पैसेज को या एक्सट्रैक्ट को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ो, और आप खुद देखोगे कि इसका मतलब ये लाइन है, इसका मतलब ये है, तो ये वर्ड का लगभग मतलब ये निकल रहा है। तो इस तरह से क्लोजली एनालाइज करके हम मतलब निकाल पाते हैं, और फिर उन दोनों में से तो सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब जो एनोलॉजीज है उसमें क्या करना है, आपके पास 3 वर्ड्स होंगे, या तो ये जो फर्स्ट 2 वर्ड्स होंगे वो सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर ये सिमिलर वर्ड है तो तीसरे वर्ड का जो चौथा वर्ड है वो सिमिलर ढूंढना है। अगर ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है तो तीसरे वर्ड का चौथा वर्ड ऑपोजिट ढूंढना है। इज दैट वेरी क्लियर? आई बात समझ? यस मैम। तो एक ही सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि उस लाइन को 2 बार पढ़ो, उसको माइन्यूटली एनालाइज करो कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड ये। आया समझ? यस मैम। हुआ सॉल्व डाउट? यस मैम। कि अभी भी मन में शंका हो रही है? नो मैम। होनी नहीं चाहिए। स्माइल के साथ जाओ और विक्टोरियस होकर वापस आओ। इज दैट क्लियर? यस मैम। गुड। आप बताओ और क्या चाहिए? मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम सबसे पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना चाहिए? हमें पेपर को परफेक्ट कैसे बनाएं? अच्छा मैम, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ओके, इतने सारे डाउट, मगर सवाल इन सबका जवाब एक ही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आती है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की। इतने सालों में मैंने देखा बच्चे कहते हैं मैम मेरा पेपर छूट गया, उसी तरफ कुछ और बच्चे कह रहे होते हैं मैम पेपर तो बहुत आसान था और हमने आधे घंटे पहले कर लिया। अब जो आधे घंटे करने वाला पेपर है वो भी वही पेपर है, और जिसका छूट गया वही पेपर है। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक का छूट गया और एक ने इतना टाइम भी बचा लिया। तो इसकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, गांठ मान लो सारे पेपर में रामबाण की तरह काम करने वाली है ये। और वो क्या है कि ये मत समझना कि आप 3 घंटे के पेपर लिखने जा रहे हो। आप अपने दिमाग में ये माइंडसेट बना के चलो कि पेपर कितनी देर का है, 2.5 घंटे। अब परेशान मत हो, मुझे ऐसे शौक होकर मत देखो कि मैम 2.5 घंटे क्यों, आधा घंटा क्यों खराब कर रही हूं। मैं आपका खराब नहीं कर रही हूं भाई, बात समझो। आधा घंटा मैंने वो स्पेयर में इसीलिए निकाल दिया क्योंकि 15 मिनट्स तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मेक्स द एग्जाम परफेक्ट। बाकी 15 मिनट जो मैंने निकाले वो इसलिए निकाले बच्चों कि कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो अभी आपने पूछा मुझसे अनसीन पैसेज है, उसका जवाब नहीं आ रहा, तो उन ट्रिकी लाइंस या उन प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस को सोचने के लिए तो टाइम चाहिए, तो वो 15 मिनट हमने एक्स्ट्रा निकाल के रख दिया।
अब हमारे पास 2.30 माने 2.5 घंटा है। अब इस 2.5 घंटे की स्ट्रैटेजी समझाती हूँ। सबको रीडिंग टाइम मिलता है, पेपर से पहले रीडिंग टाइम। उस रीडिंग टाइम का इस्तेमाल करो बेटा, अपना होमवर्क कर लो। मतलब पेपर मिला तो जो अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन देखो, अनसीन पैसेज पढ़ते रहो, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए। 80% आपका काम सॉल्व हो गया कि अनसीन पैसेज किसके बारे में बात करता है। बच्चों के पेपर्स क्यों छूटते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कर लेंगे, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन में इतना टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने कि वो सोच ही नहीं पाए कि उन्होंने अनसीन पैसेज में क्या करना था। अब अनसीन पैसेज अंत में आया और वो सोचना क्या करूं, सब कुछ ऐसे ऐसे ही लिख दिया। बट इस बार आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बार एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज के लिए आपको प्रॉपर क्लैरिटी से पढ़ना होगा। तो जो रीडिंग टाइम हो, उस रीडिंग टाइम में उसको पढ़ डालो। पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया, तो आपने 80% तैयारी कर ली। मतलब सैटिस्फाइड हो जाओगे कि भाई मैं पैसेज जानता हूं, पैसेज क्या है, वो पढ़ के अलग कर लिया। अब जब एग्जाम शुरू हो जाता है टाइम लिखने का, तो मैं तो ये सलाह देती हूं कि आप वो सेक्शन पकड़ो जो आपका कंप्लीटली पूरी तरह से प्रिपेयर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सिंक्रोनाइज, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मगर ये बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सोचते हुए कि हमारा सेक्शन ए हो जाए जल्दी जल्दी, उसमें ज्यादा टाइम लग गया, ऐसे नहीं। जो सेक्शन पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, पहले उसे कंप्लीट करो। तो हम जैसे सेक्शन बी है, उसके आपके पास सारे फॉर्मेट तैयार है। मैंने यहां तक अपनी सारी वीडियोस में ये आपको बता दिया है कि कौन कौन से सेक्शन में किस क्वेश्चन में क्या लाइंस होनी चाहिए। उन लाइंस को कॉपी में लिख लो, एग्जाम से 2 दिन पहले उसे पढ़ना शुरू कर दो। फॉर्मेट सबका सेम है, मतलब शरीर सबका सेम है, मगर सबकी बायोलॉजिकल साइकिल, मतलब काम करने का, जीवन चलाने का तरीका अलग है। तो वैसे ही सेक्शन भी है, फॉर्मेट है सेम, आपको तरीका सेम है, बस उसकी बॉडी तो चेंज करनी है। जॉब एप्लीकेशन लेटर आपको पूरा वैसे ही लिखना है जैसे मैंने याद कराया था। आपको और क्या करना है, इन्विटेशन के मैंने आपको सारे वर्ड्स दे रखे हैं, आर्टिकल राइटिंग के भी मैंने लाइंस दे रखी है जो आप आर्टिकल और रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हो। तो आपका 45 मिनट्स में सेक्शन भी हो जाना चाहिए। ऐसे ही लिटरेचर सेक्शन की इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली है, आप उनको देखो। अभी हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लिटरेचर सेक्शन भी क्लियर है आपका, उनके आंसर्स लिख लो। अब बचे हुए टाइम में, क्योंकि हमने रीडिंग टाइम में अपने सेक्शन ए की तैयारी कर ली थी, तो अब वो हमें सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर्स कॉपी में लिखने। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने अक्सर देखी है बच्चों की, कि बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट में ये एग्जाम, जैसे ये देखो दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन, ये आंसर शीट है एग्जाम की, ये मार्जिन है। अब इस मार्जिन के बाद भी थोड़ी सी स्पेसिंग लिखकर, थोड़ी स्पेसिंग करके काम करना चाहिए। मतलब प्रॉपर, अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए, आप ये एग्जाम की आंसर शीट पकड़ो, अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये देखो, आप देख रहे हो मैंने स्पेसिंग के बाद भी मार्जिन बनाई है। इस मार्जिन से पूरा काम करो। द वर्क शुड स्पीक, और आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? एक और बहुत बड़ी तकलीफ है, क्या बच्चे क्या करते हैं, ए का 1, बी का 3, ऐसे नहीं करना है। आप पहली बात तो अगर ऑप्शन लिख रहे हैं तो उसको डार्क करके स्पेसिफाई करें कि ये क्वेश्चन 3rd के ए का 1st है। बट मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप क्वेश्चन 3rd के ए का 1st है और उसकी लाइन भी स्टेटमेंट लिखिए। कई बार आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो मुड़ जाते हैं, अल्फाबेट्स नहीं समझ में आते हैं और आपके मार्क्स कट जाए। तो इस बात को प्लीज समझ लीजिए कि आपको पूरी लाइन लिखनी है। आई बात समझ? ये बात याद रखिएगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, अब जैसे आप नोटिस लिख रहे हैं, मान लीजिए आप इन्विटेशन लिख रहे हैं, आपने यहां तक आंसर लिख दिया और ये पेज आपका बचा कितना पेज है, बस आपके पास इतना स्पेस है। आप जानते हैं कि इन्विटेशन इतने पेज में नहीं आएगा, या आप जानते हैं नोटिस इतने पेज में नहीं आएगा, फिर भी आपने नोटिस यहां लिखा। अब आधा नोटिस, अब जब पेज बचा नहीं तो आपने अब नोटिस क्या लिखा, तो इसका बॉक्स बनाया। भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। आप उतनी स्पेस छोड़ दो, आप उतनी स्पेस छोड़ दो, फ्रेश पेज पर पूरे नोटिस को एक ही बॉक्स में लिखो। नोटिस हो, रेज्यूमे हो, इन्विटेशन हो, लेट इट कम ऑन द फ्रेश पेज बिकॉज इट शुड स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम पेज। क्लियर हो रही है बातें? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब जो धुंधलापन है वो खत्म हो रहा है? यस मैम। परफेक्ट। तो ये सारी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बच्चों। एक
बहुत अच्छी सीख दूंगी आप सबको कि आप जो अपने आंसर्स लिखते हो उसमें जो वैल्यू पॉइंट्स है ना उसे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करोगे तो आप ये दिखा रहे हो एग्जामिनर को कि दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू सी। आई मीन स्पेलिंग गलत हो तब मत करना भाई, ऐसा नहीं हो कि गलत हो, सही की जगह गलत हो जाए, बट जो पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहते हो, इस तरह मत करना कि पूरा आंसर ही अंडरलाइन करते चलो, नो, बट अंडरलाइन उन चीजों को करो जो वैल्यू पॉइंट है, जो आप हाईलाइट करना चाहते हो। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ती है, आपके काम की क्लैरिटी दिखती है एग्जामिनर। आया समझ? एक चीज गांठ मान लो कि आपने देखा होगा, एडमिट कार्ड में भी मिला होगा कि आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है रॉयल ब्लू कलर का। एडमिट कार्ड के अलावा पेंसिल बॉक्स में और कुछ मत लेके जाना। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के बाद क्या करते रहते हैं, ये आप मेरा पकड़ लो, मेरे में एक्स्ट्रा चीज आ गई, ये आ गया, वो आ गया। जब आपको पता है कि कोई चीज अलाउड नहीं है, वाई टू ब्रिंग एंड वाई टू एक्चुअली अननेसेसरीली क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स ओनली। देखा होगा ना, दोस्तों के साथ होता है कि नहीं? यस मैम, है ना? तो फिर ऐसा मत करना, सिर्फ उतना ही लो, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लो और अपनी स्टेशनरी लो, बस। एग्जाम से एकदम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते मत रहो, हाँ ये नहीं, एंजाइटी हो जाती है। 3 लंबी सांसें भरो, आधा घंटा 9:50 पर अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। 10:30 का पेपर है, 9:50 तक सेंटर पहुंच जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करो, टेक डीप ब्रेथ एंड रेडी हो जाओ कि यस आई एम रेडी टू रॉक। और फिर देखना तुम सच में जीत के ही वापस आओगे। शांत हो जाओ थोड़ी देर पहले, एग्जाम से पहले कुछ डिस्कस मत करो, जो तुम्हारे दिमाग में उसे असेंबल कर लिया है, अब बस टाइम है उसे कागज में उतारने का। मैंने सब तुम्हें टॉप टू बॉटम डिटेल्स दे दी। उम्मीद करती हूं इन बच्चों के साथ साथ आप सभी बच्चों का पेपर परफेक्ट हो। उम्मीद करती हूं आप सबके 98 मार्क्स आए। फिर भी उम्मीद करती हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट है जिसका जवाब आपको नहीं मिलता, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व ऑल योर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अभी के लिए चलती हूं। प्लीज याद रखिए एक बात कि नो स्ट्रेस, नो टेंशन एंड द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक द वीडियो। Press the bell icon button so that you can get further notification. All the very best for your board exam. Take care. Bye everyone.